हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त होंगे आप लोग। आज हम फिर आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं रे ऑप्टिक्स के एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक होगा क्लास का वो होगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस। मतलब हमें एक स्पेरिकल सरफेस कंसिडर करनी है आज की क्लास में, और उस स्पेरिकल सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है वो लगाना है। और जो है आपको यू वी और आर में एक रिलेशन ढूंढकर बताना है आप लोगों को, और वो जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा उसको आज की क्लास में हम समझेंगे। दोस्तों देखिए, इससे पिछले वाले क्लास के अंदर हमने अपीरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ से रिलेटेड बात करी थी, बिल्कुल अच्छे से उसको कंसेप्चुअली समझा था। उसके दो स्पेशल केसेस थे, उनको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। अगर किसी ने उस वीडियो को मिस किया है तो देखो, कॉर्नर पे यहां पर आई बटन आपको मिलेगा, उस आई बटन पर क्लिक करें और क्लिक करके हमारी पिछली वीडियो पर जाएं, अपीरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का फिनोमिना देखें, और फिर उसके बाद में इस वीडियो के साथ में आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए वीडियो की बात करेंगे तो वीडियो में देखो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, वहां पर भी रिफ्रैक्शन का ही फिनोमिना था। आज के वीडियो में भी क्या है, रिफ्रैक्शन का ही फिनोमिना है। मतलब आप लोगों के माइंड में ये गुदगुदी चल जानी चाहिए। गुदगुदी का मेरा मतलब है कि आपका माइंड दौड़ना चाहिए। किस तरीके से दौड़ना चाहिए कि सर आपने लास्ट वीडियो में भी रिफ्रैक्शन का ही एक प्रॉपर्टी देखकर हम लोगों ने अपीरेंट डेप्थ और अपीरेंट हाइट पढ़ी थी, मतलब वहां स्नेल लॉ लगाया था और फिर उस केस को आगे बढ़ाए थे अपन। आज भी बिल्कुल सेम वही काम करना है, क्योंकि रिफ्रैक्शन करना है। आज हमें रिफ्रैक्शन स्पेरिकल सरफेस के ऊपर करना है, मतलब हम रिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखेंगे और देखकर हमें वहां पर भी स्नेल लॉ लगाना है, और लगाकर हमें एक फॉर्मूला डिराइव कर लेना है दोस्तों। ठीक है, देखो टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले देखिए कुछ चीजें आप लोगों को बताता हूं, बहुत बेसिक चीजें हैं। मान लीजिए कि आपके पास में एक ट्राइंगल है। ठीक है, देखिए ये आपके पास में एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, उन इंटीरियर एंगल्स का मैं अगर वैल्यू पूछूं आपसे तो देखिए या बताऊं तो देखो, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, इसको एंगल बी बोल देंगे, और ये एंगल सी हो गया। अब मान लीजिए कि मैं इसमें से किसी भी एक साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं आउटर साइड में। ठीक है, देखिए मैंने इस वाली रे को यहां पर एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करने पर एक एक्सटीरियर एंगल मिला मुझे एक्स। अब अगर मैं आप लोगों से इस x का वैल्यू पूछूं तो आप लोग मुझे बिल्कुल इजीली इस x का वैल्यू बता सकते हैं कि सर इस x का वैल्यू होगा b प्लस सी के इक्वल। ये बात आप लोगों के बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। छोटी क्लासों में हम लोगों ने इसको बहुत सीखा है और बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस भी करे हैं। एक चीज और देखिए आप, कि अगर आपके पास में दो एंगल बहुत स्मॉल हैं तो आप उनको बहुत इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे, देखो एक चीज तो ये समझो आज की क्लास में, क्या पता काम आए हमारा जो टॉपिक है। दूसरी चीज मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास में कोई दो एंगल है और वो क्या है, बहुत स्मॉल एंगल है। जैसे एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए एक एंगल थीटा ले लेते हैं और दूसरा एंगल क्या ले लेते हैं अपन, फाई ले लेते हैं ना। ये दोनों एंगल क्या है, बहुत स्मॉल एंगल है। क्या है, स्मॉल एंगल। अगर ये दोनों बहुत स्मॉल एंगल हैं, मतलब मैं क्या कर सकता हूं, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में इक्वल कर सकता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है। और ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से फंक्शन, एक फंक्शन लूंगा मैं साइन और दूसरा फंक्शन लूंगा मैं टेन। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा टेन फाई के इक्वल। ऐसा मैं यहां पर कर सकता हूं। ठीक है, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में मैं रिटर्न कर सकता हूं अगर कोई क्या है, बहुत स्मॉल एंगल है तो। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं मैं इनको साइन और टेन के साथ ही लिखूं, मैं इसको सेम फंक्शन के साथ भी लिख सकता हूं। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई भी रिटर्न कर सकता हूं, और साइन, और देखो और क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ फाई, मैं ऐसे रिटर्न कर सकता हूं। ठीक है, तो ये दो बातें आप लोगों को आज के टॉपिक में बहुत अच्छे से पहले से याद रखनी है, क्योंकि शायद अगर ऐसा कुछ आज के वीडियो में आएगा तो फिर मैं वहां डायरेक्टली इस चीज को यूज करूंगा, है ना। इसलिए मैंने पहले से ही ये चीजें आप लोगों के सामने रख दी है कि ऐसा हम कुछ करने वाले हैं। चलो अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक डालते हैं आज का। ठीक है, और जो टॉपिक होगा आज की क्लास का वो होगा रिफ्रैक्शन को हमें पढ़ना है और स्पेरिकल सरफेस में पढ़ना है। तो टॉपिक डालना स्टार्ट करें। ठीक है, आप लोग भी अपने नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। होप कर रहा हूं कि मैं पहले भी आप लोग मेरे वीडियो पे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से नोट्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्शन, आज की क्लास में हमें रिफ्रैक्शन को पढ़ना है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस। स्पेरिकल सरफेस के थ्रू हमें रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है, और जो फॉर्मूला डराइव होगा, जो रिलेशन आएगा हमारे पास में, वो आएगा, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उस फॉर्मूले में, एक यू वी और आर।
ठीक है, इनमें एक रिलेशन आएगा, मतलब जो रिलेशन है वो क्या आएगा, वो आएगा μ2 अपॉन में v माइनस में μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में आएगा μ2 माइनस में μ1 अपॉन में आ जाएगा आपके पास में r। लेकिन ये कब आएगा, जब आप कैसे चलेंगे, जब आप रेयरर मीडियम टू कैसे चलेंगे, डेंसर मीडियम। ठीक है, ये वाली कंडीशन आप लगाकर चलेंगे तो हमें इस फॉर्मूले पे पहुंचना है। ठीक है, चलो जी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक में देखो स्फेरिकल सरफेस। अब स्फेरिकल सरफेस देखो बेटा दो टाइप का होता है, दो टाइप का कैसा, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये टॉपिक भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज है। कॉनकेव के लिए भी ये फॉर्मूला अवेलेबल है और कॉन्वेक्स के लिए भी ये फॉर्मूला अवेलेबल है। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कॉन्वेक्स सरफेस पे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पॉइंट ए होगा वो हम ले लेंगे फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इस पर हमें स्टडी करना है। कॉन्वेक्स मिरर हम स्फेरिकल सरफेस के फॉर्म में लेंगे और वहां पर हम रिफ्रैक्शन करवाएंगे और रिफ्रैक्शन करवाने के बाद में हम इस फॉर्मूले पर पहुंचेंगे। ध्यान रखना, अगर हम इस फॉर्मूले पे आ गए मतलब सर से पीछा छूटा आप लोगों का। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं सर सीधे सीधे कि आपका टॉपिक आज की क्लास का खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये बात तो आप लोगों को समझ में आएगी कि सर आपसे पीछा छूटा है ना। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले देखो ये टॉपिक हमें कुछ बातें बताता है। ये कहता है कि आप मुझे पढ़ो, लेकिन मुझसे पढ़ने से पहले मेरी कुछ कंडीशंस को फॉलो करो। तो कंडीशंस को फॉलो करना है, इसके कुछ कंडीशंस है, हमें उन कंडीशंस को क्या करना है, फॉलो। अब कंडीशंस हैं क्या, पता होंगी तभी तो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पता करते हैं इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। ये अपनी पहली कंडीशन में क्या बोलता है लिखते हैं। देखो इसकी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, दो एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई की बात हो रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब किसकी बात हो रही है, आर की। लिख लेते हैं इनको, ये आई की बात हो रही है और ये किसकी बात हो रही है, आर की बात हो रही है। ठीक है, ये दो एंगल हैं, ये क्या बोलते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल है ना। ओके, ये जो दो एंगल हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, मेड बाय और सॉरी मेड ऑन, सही लिख रहा हूं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसकी कंडीशन सही लिख रहे हैं, एक बार देख लेते हैं कंडीशन को। ठीक है, फिर अच्छे से लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस शुड बी वेरी स्मॉल। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है बिल्कुल सही लिख रहे हैं। ये दोनों एंगल क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो एंगल बनाएंगे वो क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर जब ये एंगल है तो इनको क्या कंसीडर करना है, शुड बी स्मॉल। ये क्या होंगे, स्मॉल होंगे। तो पहली कंडीशन तो देखो टॉपिक की ये है कि आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल एक्सिस जहां भी आएगा, कॉन्वेक्स मिरर का जो भी प्रिंसिपल एक्सिस आएगा वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आर है दोस्तों, हमें उनको क्या कंसीडर करना है, स्मॉल कंसीडर करना है। ठीक है, इसकी दूसरी और कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन में वापस ये इनकी बात कर रहा है कि जो मेरे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई, ठीक है, एंड ठीक है, अच्छा सॉरी देखो इसको आई नहीं कहेंगे अपन, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई नहीं कह सकते इसको, है ना। जो भी कुछ एंगल बनेगा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे जरूरी थोड़ी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो आई बने आपका, ना, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो आर बने, तो इनको हटाइए आप यहाँ पे, ये आई और आर नहीं हो सकता। प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या पता एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो, इंसिडेंट रे का, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो, बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल जो आई और आर है वो हमेशा बनते हैं नॉर्मल के साथ में, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में नहीं बनते हैं। तो यहां से आई हटाओ और यहां से आर हटाओ। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में जरूर आप लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई, मतलब अब मैं नॉर्मल की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब आर की बात कर रहा हूं। ठीक है, कहां पर, ऑन नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल पे बात कर रहा हूं, शुड बी वेरी स्मॉल, ये भी क्या होने चाहिए, शुड बी स्मॉल, यहां पर भी स्मॉल होना चाहिए।
मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर जो एंगल बनेंगे उनको छोटा बिल्कुल स्मॉल कंसिडर करोगे, और नॉर्मल पे जो एंगल बनेंगे जिनमें से एक एंगल तो आई हो जाएगा और एक एंगल आर हो जाएगा, ये भी क्या होंगे, बहुत स्मॉल होंगे। ये दो कंडीशंस आपको मानना है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। देखो एक तीसरी और लास्ट कंडीशन और बताता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये बोलेगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो और जो इमेज है वो शुड बी पॉइंट फॉर्म। ठीक है, ये ऐसे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड बी पॉइंट फॉर्म। ये लीजिए जी, पॉइंट फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। मतलब आप उसके कोई साइज नहीं कंसीडर करेंगे, साइज नेग्लेक्ट कर देंगे, किसकी, ऑब्जेक्ट की भी और किसकी, इमेज की भी। दोनों की साइज को आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो हमें ये क्या करना है, ये तीन केसेस हमें मानने हैं और इन तीन केसेस को मानकर हमें जो है रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है स्फेरिकल सरफेस मतलब कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। ठीक है, तो देखो ये तीन कंडीशंस हैं, इन तीन कंडीशंस को ऑबे करते हुए हम डायग्राम भी बनाएंगे। और डायग्राम कैसा बनेगा, अब डायग्राम की तरफ मूव करते हैं और रिफ्रैक्शन को देखते हैं। ठीक है, तो चलो बनाते हैं अब डायग्राम की बात करते हैं, कैसा क्या डायग्राम बनना है। कॉन्वेक्स मिरर हम बनाएंगे। आप लोग कॉन्वेक्स मिरर तो जानते ही होंगे कि कैसा होता है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। देखो डायग्राम बनाते हैं यहां पर, ये लीजिए, ये मैंने एक मिरर बना लिया जो कि कॉन्वेक्स है। ठीक है, मतलब इसका जो उभरा हुआ पोर्शन है, आउटर जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये वाला सरफेस आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, लेकिन हमें रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है, मतलब लाइट को बेंडिंग करवाना है। तो मतलब ये कंप्लीट क्या है, कोई ग्लास का पोर्शन है। ठीक है, ये कोई ग्लास का पोर्शन है, कोई भी ग्लास है, मतलब इसका एक खुद का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कंसिडर कर लेते हैं μ2। ठीक है, और देखो ध्यान से क्या देखना है कि इसका एक मिडिल पॉइंट होगा, उस मिडिल पॉइंट से क्या होगी, एक बिल्कुल रे निकलेगी। उस रे को हम एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पूरा का पूरा क्या है, प्रिज्म है, या फिर एक प्रिज्म नहीं है, सॉरी प्रिज्म नहीं कह सकते इसको। ठीक है, ये क्या है, एक ग्लास का टुकड़ा है, मतलब एक जो स्पेयर है। देखो अगर मैं इसको आगे से बढ़ाता ना, ऐसे देखो आगे इस तरीके से बढ़ाता तो ये क्या बन जाता, ऐसे देखो ये एक स्पेयर बन जाता है ना। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस स्पेयर को नहीं लिया है, मैंने ये एक जो है इसका कॉन्वेक्स जो पोर्शन है उस कॉन्वेक्स पोर्शन को मैंने यूज करा है। एक छोटी सी स्ट्रिप काट ली मैंने। एक आपके पास स्पेयर है बिल्कुल परफेक्ट गोला है, उसके अंदर मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप काट ली, तो ये वो छोटी सी स्ट्रिप है, समझ गए आप, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। बाहर कौन है, बाहर जो मीडियम है वो है एयर आपके पास, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कंसीडर करेंगे आप, μ1। और μ2 आपके पास ये जो ग्लास होगा, ये ग्लास है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ग्लास होगा, ग्लास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μ2 कंसीडर करेंगे। देखो आपने बना लिया है प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आप लोगों को कंडीशंस याद रखनी है। देखो कंडीशंस में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आपको क्या मानना है, ऑब्जेक्ट को आपको मानना है पॉइंट फॉर्मेशन में। अब मान लीजिए कि आपके पास में यहां पर देखिए, यहां पर ये रहा आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट, पॉइंट फॉर्मेशन में मानना है। अब यहां से आपको इमेज बनानी है, यहां से लाइट आएगी। ठीक है, और कहां जो है कॉन्वेक्स मिरर, जो है कॉन्वेक्स मिरर नहीं कहेंगे इसको, कॉन्वेक्स सरफेस बोल दो। ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर नहीं, फॉर कॉन्वेक्स सरफेस, सरफेस बोलोगे टॉपिक को तो बहुत अच्छा रहेगा, फॉर कॉन्वेक्स सरफेस। तो कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर जब लाइट आके स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद अपनी इमेज बनाएगी। वो इमेज कहां बनती है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट से दो लाइट ट्रेवल कराएंगे। पहली लाइट तो क्या करेंगे, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चलाएंगे। पैरेलल का मतलब बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही चलाएंगे, उसके ऊपर ही चलाएंगे। मतलब मान लो कि पहली रे तो बिल्कुल ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से होती हुई चली गई, ये लीजिए, ये आपकी फर्स्ट रे चली गई। अच्छा ठीक है, देखो पहले यहां से दो रेज निकालने से पहले कुछ बता देता हूं, क्योंकि ये आपके पास में एक क्या है, एक कंप्लीट स्पेयर का कटिंग पीस है, और ये इसको बोलते हो आप पोल पॉइंट, और पोल पॉइंट से यहां पर इसका एक सेंटर भी होगा। इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, किससे डिनोट करते हो, उसको सी से डिनोट करते हो। पोल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको आर बोलते हैं, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, कि जो कि ये रहा। इस आर की हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने दिखा दिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमने दिखा दिया है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है पोल से यू। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है पोल पॉइंट से। सारे मेजरमेंट पोल पॉइंट से ही लेने हैं। ठीक है, अब इमेज बनानी है।
ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, तो इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से दो रेस चलाएंगे, तो पहली रेस तो क्या जा रही है, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, पोल पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए बिल्कुल सीधी जा रही है दोस्तों, है ना। अब दूसरी रे देखो क्या हो रही है, दूसरी रे जो है यहां से, ये देखिए ये एक कोई पॉइंट है यहां पर, ये M, इस M पॉइंट पर ये आकर स्ट्राइक कर रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस पर बन रहा है, जिसको बोला आपने अल्फा। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर इस लाइट की बेंडिंग होगी, क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। अब बेंडिंग किधर होगी, ये होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो पहले यहां पे नॉर्मल बनाओ, तो पॉइंट M पर अगर मैं कोई नॉर्मल बनाऊंगा तो वो कहां से पास आउट होगा, आप लोगों को बिल्कुल डायग्राम में दिख रहा होगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगा। तो अगर मैंने यहां से कोई नॉर्मल बना लिया कुछ इस तरीके से, देखो तो वो कहां से पास आउट हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रहा है। अब देखो रे क्या कर रही है, जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी, मतलब नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी और बैंड करके देखो प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां काट देगी, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटा वहां बन गई इमेज। क्योंकि देखो एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही जा रही है, उसके ऊपर से जा रही है, और दूसरी रे आप पॉइंट M से होते हुए निकाल लाए। अब ध्यान से सुनो, जहां पर इमेज बनी वहां पर एक एंगल बन गया जिसको बोला आपने बीटा। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस पर दो एंगल आपको दिख गए होंगे, अल्फा और बीटा। ऐसे ही देखो पॉइंट M पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है दोस्तों, जिसको आप बोल रहे हैं एंगल I। देखो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल I, और ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल R। ठीक है, एक चीज और देखो, एक एंगल की और बात करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक और एंगल बन गया, इस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा। ठीक है, ये आपको एंगल दिखे हैं, कंप्लीट एंगल मैंने बना लिए हैं जो एंगल की मुझे रिक्वायरमेंट थी इस डायग्राम में। डन। अब देखो आगे चलते हैं, क्योंकि हमें रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है और कंडीशंस को भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो देखो हमने बिल्कुल सारी कंडीशंस ध्यान रखी है कि इमेज और ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होनी चाहिए, बिल्कुल पॉइंट फॉर्मेशन में होनी चाहिए, तो पॉइंट फॉर्मेशन में बने। देखो यहां पर V भी दिख गया होगा आप लोगों को। अब देखो अगर मैं V की बात करूं तो देखो ये वाला डिस्टेंस आपके पास क्या है, ये वाला डिस्टेंस आपके पास में V आ गया है। ओके डन। अच्छा जी, अब देखो, अब आप क्या करेंगे, कंडीशंस को फॉलो करेंगे। जो टॉपिक की कंडीशंस थी स्टार्टिंग में लिखी है ना अपन ने, दो कंडीशन तीन कंडीशन लिखी है, तो तीसरी कंडीशन तो फॉलो कर लिए। अब बाकी दो कंडीशन और फॉलो करनी है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस पे एंगल बने हैं उनको स्मॉल कंसीडर करना है, और जो नॉर्मल बना हुआ है पॉइंट M पर, वहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है उनको भी क्या कंसीडर करना है, नॉर्मल कंसीडर करना है। और इस बात को मानते हुए, इन कंडीशंस को मानते हुए हमें टॉपिक को स्टडी करना है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, अब मैंने ट्राइंगल कंसीडर करना है सबसे पहले, है ना, और ट्राइंगल को देखिए क्या कंसीडर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेशन। इन डेरिवेशन में देखो इन ट्राइंगल, सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेना है, और वो ट्राइंगल देखो कौन सा कंसीडर कर लेना है। अच्छा, ट्राइंगल कंसीडर करने से पहले, क्योंकि हमने क्या किया है, रिफ्रैक्शन किया है पॉइंट M पर, तो रिफ्रैक्शन हुआ है पॉइंट M पर, तो पॉइंट M पर स्नेल लॉ लगा दें, तो स्नेल लॉ लगा लेते हैं पॉइंट M पर, है ना। ठीक है, देखो यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ को यूज करना है कहां पर, एट पॉइंट M पॉइंट पर आपको स्नेल लॉ पढ़ना है। अब इस N पॉइंट पर स्नेल लॉ लगाओगे, M पर स्नेल लॉ लगाओगे तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब साइन I अपॉन में क्या लिख देंगे आप, साइन R इज इक्वल टू क्या कर देंगे, μ2 अपॉन में μ1। ठीक है, यह बात आप जानते हैं बहुत अच्छे से। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो अगला स्टेप आएगा वो आपके पास आ जाएगा साइन I, क्या आ जाएगा, साइन I μ1 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा साइन R, और ये क्या हो जाएगा μ2। ठीक है, यहां तक पहुंच गए आप लोग। अब देखिए कंडीशन याद करिए आप, कंडीशन नंबर सेकंड, जिसमें ये कहा गया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी स्मॉल, दोनों स्मॉल होने चाहिए। और देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब एंगल स्मॉल होता है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम उनके साथ में यूज भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो यहां ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो साइन है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, मतलब हमारी मैथमेटिकल कंडीशंस को वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो हम फालतू ही क्यों सरदर्द करें अपना, इसको हम यहां से हटा देते हैं और स्टेप लिख लेते हैं यहां पर। देखो μ1I कर देता हूं इसको फाइनली, और इसको कर देता हूं μ2R, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हमारे क्लाउड में इसको बंद कर लेता हूं और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। और एक बार कैमरे में देख लेता हूं मैं कि ये हमें दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। कंडीशन जो मैंने लिखी है बिल्कुल परफेक्टली दिख रही है। ठीक है, चलो जी, अब इतना काम कर लिया पॉइंट M पर, हम लोगों ने क्या कर लिया है, रिफ्रैक्शन को स्टडी कर लिया, स्नेल लॉ लगाकर इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, क्लाउड में बंद कर लिया। ठीक है, हाँ जी।
अब देखो, अब मैं एक ट्राइंगल की बात करता हूं, ट्राइंगल पे फोकस करना। देखिए इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का नाम देखना, ट्राइंगल है ओ एम और सी, दिख गया होगा, ओ एम एंड सी, ये ट्राइंगल आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। अब देखो मैं करना क्या वाला हूं, मैं इस आई का वैल्यू निकालना चाहता हूं, ठीक है, और क्या निकालना चाहता हूं, इस आर का, नॉट R2, ये ओनली आर है। मैं आई का वैल्यू निकालना चाहता हूं और आर का वैल्यू निकालना चाहता हूं, दोनों की वैल्यूज को निकालूंगा और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्लेस करूंगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या आता है। तो टारगेट है मेरा एंगल ऑफ आई निकालना। अब आई मुझे निकालना है, तो मैंने जो ट्राइंगल लिया है ना दोस्तों, उस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है आई। ध्यान से देखो आप, जो मैंने आई लिया है वो क्या है, ये जो मैंने ट्राइंगल लिया है, इस ट्राइंगल का क्या है, वो एक्सटीरियर एंगल है। मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जो एंगल आई है वो किस किस के इक्वल है, वो अल्फा प्लस थीटा के इक्वल है। ध्यान से देखो, ये जो आई है वो अल्फा प्लस थीटा के इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ये बात हमने स्टार्टिंग में ही करी थी वीडियो के, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब एक बात और याद रखो, क्योंकि ये बहुत स्मॉल एंगल है, दोनों के दोनों, अल्फा भी स्मॉल है, थीटा भी स्मॉल है, तो हम इनको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में लिख सकते हैं। मतलब I इज इक्वल टू, मैं इसको tan अल्फा कर सकता हूं, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा, ये मैं कर सकता हूं। अब देखो, क्योंकि मुझे tan अल्फा चाहिए, तो tan अल्फा चाहिए, तो देखो मैं यहां से tan अल्फा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, tan अल्फा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो I इज इक्वल टू, देखो tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर देखो tan अल्फा निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप एक ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ओ एम एंड पी, ये वाला ट्राइंगल देखो, ओ एम एंड पी, इस ट्राइंगल में ही तो है अल्फा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको अल्फा दिखा। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल क्यों भाई, ठीक है, ऐसे ही सर आप कह रहे हो हम मान लेंगे, ठीक है, बिल्कुल मानना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को बावला बना रहा हूं, है ना। और अगर नहीं भी मानोगे ना तो उसका प्रूफ दूंगा कि भैया राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल क्यों है, मानो इस बात को, क्योंकि पॉइंट पी पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। अच्छा, ऐसे ही बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, आप कहेंगे मान लेंगे, बिल्कुल मानना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि देखो यहां से प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए अगर कोई लाइट रेज आती है तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी निकल रही है। ध्यान से देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर किसी आप रे को पास करवा रहे हो तो क्या वो बैंड हो रही है, नहीं बैंड हो रही है ना, बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है। अब याद करो आप लास्ट वाला वीडियो जिसमें हम क्या कर रहे थे, जब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेज रहे थे और लाइट अगर नॉर्मल के अलोंग आ रही थी तो बिना डेविएट हुए दूसरे मीडियम में एंटर कर रही थी, बिना डेविएट हुए दूसरे मीडियम में जा रही थी, ठीक है। जब एक मीडियम से हम उसको दूसरे मीडियम में भेज रहे थे, और किसके अलोंग जा रही थी, नॉर्मल के ऊपर से जा रही थी। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री, तो यहां बनेगा ना 90 डिग्री का एंगल, ये बिल्कुल नॉर्मल जैसा ही तो बिहेव कर रहा है, ठीक है। इधर आपके पास एयर है, इधर आपके पास ग्लास है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल हो गया, तो यहां से जाने वाली लाइट बिल्कुल सीधी निकलेगी विदाउट डेविएट हुए, मतलब यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब मानना पड़ेगा आपको कि सर ओ एम और पी जहां जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहां से किसका वैल्यू निकालेंगे, यहां से हम tan अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होगा, बेस होगा। अब परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, देखो ये रहा परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर हो गया पीएम, और बेस देखो क्या हो गया, बेस को मैं यू बोल देता हूं, चलो जी, प्लस ऐसे ही देखो tan थीटा निकालना है। अब tan थीटा निकालना है तो फिर से देखो ट्राइंगल क्या देखोगे, सी एम और पी देखोगे, इसमें tan थीटा है। अब tan थीटा यहां पर देखोगे तो देखो वही परपेंडिकुलर पीएम, और बेस क्या हो गया, बेस हो गया आपके पास में आर। अब देखो यहां से पीएम कॉमन आ गया, तो आई इज इक्वल टू पी एम आपके पास कॉमन आ गया, ये 1 में यू, और प्लस में क्या हो गया, 1 में आर हो गया। अच्छा 1 में यू सही है क्या, हाँ 1 में यू बिल्कुल सही लिख रहे हैं, परफेक्ट है, ओके। अच्छा इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं, क्योंकि हमें आई का वैल्यू मिल गया जिसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है। ऐसे ही देखो आर ढूंढना है। अब आर ढूंढना है तो आर ढूंढने के लिए देखो मैं फिर से एक ट्राइंगल कंसीडर करूंगा, और वो कौन सा ट्राइंगल लूंगा इस बार, एन ट्राइंगल। और देखो जो ट्राइंगल लेना है इस बार वो मुझे लेना है ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं, एम आई एंड सी, इन ट्राइंगल एम आई एंड सी। और इस ट्राइंगल के अंदर देखिए आप लोग, यहां पर थीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल में, और आप लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास आर प्लस बीटा, लेकिन आपको तो आर चाहिए यहां से, तो आर इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, थीटा माइनस में बीटा, और अगला स्टेप बिना सोचे समझे आप आर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, tan थीटा माइनस में क्या लिख देंगे, tan ऑफ बीटा। मैं लगा सकता हूं tan, ये बात मैंने कह दी है। अब देखो मैं tan थीटा और tan बीटा भी कैलकुलेट करूंगा तो वो कैसे मिलेंगे मुझे, तो
r इज इक्वल टू टेन थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो टेन थीटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन में वही बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा pm और बेस फिर से क्या आ गया देखो r आ गया, और माइनस टेन बीटा जब कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस यहां पर देखेंगे तो परपेंडिकुलर pm आ गया और बेस जो है वो आपके पास इस बार क्या है v है, और यहां से क्या कॉमन आ गया, यहां से कॉमन आ गया pm और देखो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया 1 अपॉन में r माइनस में 1 अपॉन में v रह गया, ठीक है। और ये भी आपके पास इक्वेशन है इंपॉर्टेंट, इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी नॉट सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, सॉरी सेकंड और थर्ड को हम कहां प्लेस करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालेंगे, ठीक है। क्या हमें दिख रहा है, बिल्कुल हमें दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है अभी तक दिखने में क्योंकि मैं ज्यादा नीचे तक नहीं लिख पाया हूं। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है μ1, तो μ1 एज इट इज लिख लेते हैं। देखो यहां से इधर है ना, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ध्यान रखना, ओके। कवर अप करते हुए चलते हैं पूरा। देखो तो ये आ गया μ1 इनटू में देखो आई का वैल्यू ये रहा, आई का वैल्यू लिख लोगे आप यहां से pm, देखो यहां पे बिग ब्रैकेट और ये हो गया pm, है ना। और क्या कर दें, देखो pm हो गया और सही लिख रहे हैं क्या, 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 हाँ सही लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन में u प्लस में 1 अपॉन में r, ठीक है। ये हो गया आपके पास में i का वैल्यू, इक्वल में r का वैल्यू रखोगे तो देखो ये हो गया μ2 और देखो ये हो गया pm और यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे आप 1 अपॉन में r माइनस में 1 अपॉन में v लिख देंगे। अब शायद आपको प्रॉब्लम आ गई होगी देखने में क्योंकि मुझे डर लग रहा है बार बार कि दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, अरे वाह बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो अब आप लोगों को बिल्कुल इजीली दिख रहा होगा कि pm से आप pm को काट सकते हैं, यहां से pm का वैल्यू कैंसिलेशन में चला जाएगा, तो pm से pm कैंसिलेशन में जाएगा। तो देखो यहां पे अब आप क्या करो, आप ये जो μ1 है इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करो, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये μ1 अपॉन में u और प्लस में क्या हो जाएगा μ1 अपॉन में r हो गया और इक्वल में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो μ2 अपॉन में r, और देखो ये क्या हो गया माइनस में μ2 अपॉन में v रह गया। अब क्या करो, r वाले टर्म्स को एक तरफ करो और u और v वाले टर्म्स को एक तरफ करो, ठीक है। तो r वाले टर्म्स एक तरफ जाएंगे तो मैं क्या करूं, ये जो है ना आपके पास ये वाला टर्म है ना, इसको मैं उधर ले जाता हूं दूसरी तरफ, है ना। तो दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो देखो आपके पास में क्या कंडीशन आ जाएगी, आपके पास में कंडीशन आ जाएगी, ये देखो μ1 अपॉन में u, ये तो एज इट इज रहेगा μ1 अपॉन में u, ओके। और ये r उधर चला जाएगा और ये v वाला टर्म इधर आ जाएगा तो प्लस में देखो क्या आ जाएगा, प्लस में μ2 अपॉन में v आ जाएगा, ओके डन। और इक्वल में देखो क्या हो जाएगा μ2 अपॉन में r और ये क्या हो गया प्लस में μ1, सॉरी नॉट प्लस में, माइनस में μ1 अपॉन में r, ये लीजिए यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अगला स्टेप देखो यहां पे μ1 अपॉन में u प्लस में μ2 अपॉन में v, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ गया r और ये हो गया μ2 माइनस में μ1, ये लीजिए जी, ठीक है। यहां तक पहुंच गए और ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला बन गया। देखो देखिए मैच करो, फॉर्मूला मैच कर गया क्या, और सर फॉर्मूला तो मैच ही नहीं करा, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल है प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक साइन कन्वेंशन की बात नहीं करी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। साइन कन्वेंशन देखो हम लोगों ने पढ़ रखा है लाइव क्लासेस में, ठीक है। और अगर नहीं देख रखा है तो लाइव क्लास के वीडियो नंबर 3 पे जाएंगे आप लोग, ठीक है। वहां पर जाके आप साइन कन्वेंशन को समझे, साइन कन्वेंशन मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करूंगा तो साइन कन्वेंशन की वजह से देखो u को मैं क्या लिखूंगा, v को मैं क्या लिखूंगा और r को मैं क्या लिखूंगा, देखो समझाता हूं। देखो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट के डायरेक्शन में चलेंगे, इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन में आप चलेंगे मेजरमेंट लेने के लिए तो प्लस, और अगर उसके अपोजिट जाएंगे तो माइनस, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और चलना कहां से है, चलना है पोल पॉइंट से, तो सबसे पहले जाकर पोल पॉइंट पर बैठ जाते हैं सर, ये लो पॉइंट पी के पोल पॉइंट पर बैठ गए। अब देखो अब मुझे u को मेजर करने जाना है, तो देखो u को मेजर करने जा रहा है तो आप u को मेजर करने के लिए पोल पॉइंट से o की तरफ चलेंगे। अच्छा आप इंसिडेंट रे की तरफ चल रहे हो या उसके अगेंस्ट जा रहे हो, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि सर हम उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। अब अगेंस्ट चल रहे हैं इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो देखो जो u है ना वो आपको क्या मिलेगा, वो नेगेटिव u हो जाएगा। साइन कन्वेंशन को जब यूज करोगे तो u आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा v को देखो, वापस पोल पॉइंट पे आओ, डायग्राम जहां पर है पोल पॉइंट पर आओ, आ गए पोल पॉइंट पर। अब v को मेजरमेंट करने के लिए कहां तक जाओगे, इमेज तक जाना है, तो आप इमेज तक की तरफ चलने लगे तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चल रहे होंगे आप। अब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चल रहे हैं मतलब आपको पॉजिटिव लेना है वैल्यू, तो v आपके पास आ गया पॉजिटिव। अच्छा
आर को मेजर करने के लिए भी आपको इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में चलना है, तो आर भी आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये वाला वैल्यू यहां पर मैनेज करना है। तो देखो v, ये जो u है ना, ये आपके पास हो गया नेगेटिव और v आपके पास हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो फाइनल जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा μ2 अपॉन में v, जो कि पॉजिटिव है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये नेगेटिव में बन गया। तो माइनस में μ1 अपॉन में u और इक्वल में μ2 माइनस में μ1 अपॉन में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और ये हमने हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला था, आज की वीडियो का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लिया। हमने रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला बना लिया ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले में u, v और r में रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया है दोस्तों। लेकिन ये जो रिलेशन आया ना, ये रेयर टू डेंसर मीडियम आया है। अगर मैं इसको डेंसर टू रेयर मीडियम ले जाऊंगा ना, तो फॉर्मूला बदल जाएगा जी। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहां लिख देते हैं, फॉर डेंसर टू रेयर। देखो अगर रे जो है वो आपकी डेंसर से रेयर चलेगी, देखो अभी यहां पर रेयर से डेंसर जा रहे हैं, लेकिन अगर डेंसर से रेयर ले जाओगे तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा μ2 अपॉन में u माइनस में μ1 अपॉन में v और इक्वल में μ2 माइनस में μ1 अपॉन में क्या हो जाना है, r हो जाना है। तो ये वाला आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा कौन से केस के लिए, ये हो जाएगा डेंसर से रेयर मीडियम वाले केस के लिए दोस्तों। ठीक है, तो होप करूंगा कि आज के वीडियो में फुल फ्रेम में आप लोगों को मैंने बोर नहीं किया होगा, मस्त तरीके से आपको समझ में आया होगा, आप लोगों ने नोट्स वेल प्रिपेयर करे होंगे। ठीक है, तो देखिए टॉपिक को मैंने कंप्लीटली समझा दिया है। स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको जोर आ रहा है लिखने में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से। ठीक है, और जिसको जोर नहीं आया वो नोट्स को प्रॉपरली लिखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही आपके साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने आप को बिजी रखें, बहुत सारा एग्जाम टाइम आ रहा है, बहुत पढ़ें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।